Okay, so welcome back. We were trying to figure it out, the value of L for the second solution, okay? So for the second solution, we found that the this position at which we will connect our stub should be at 0.260 lambda. And we were trying to find out L. Some students have correctly found that it's close to 0.4, but we are interested in finding out how we can get to that value. So let me do that rough over here, and then we will move to the Smith chart. So what we observed was, assuming that this is, let's say, Smith chart, this is the one circle which is passing through the center of Smith chart, okay, one. So for the second solution, we started at this point, and then we end up somewhere over here, okay? So this distance, this movement, this correspond to L. So this on wavelength toward generator scale, this value is 0.25. And when I asked you about this point, so some student told me it's क्या value थी जी? 0.1 405. 175. Okay, yes. So question जो था वो ये था कि अगर हम यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए तो टोटल डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है. सो some people may say कि फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, बट फाइनल रीडिंग तो इससे कम हो गई है. इसका मतलब है कि एल नेगेटिव हो गया. एल नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो लेंथ है. इसमें कैन एनीवन क्लेरिफाई दिस कंफ्यूजन कि ये एल इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे? यस सर. जी बताएं. सर 0.25 करेंगे और उसके बाद 0 to 1.75 जो है उसके साथ ऐड करेंगे. ऐड कर दें. यस, और उसका रीजन ये है कि वी ऑल नो कि स्मिथ चार्ट जो है वो 0.5 लेम्डा के बाद रीसेट हो जाता है. ऐसी ही है. यस सर. तो ये यस 0.25 अब जब यहाँ पहुंचते हैं तो एक्चुअली तो ये 0.5 लेम्डा हो जाता है, और इसके बाद ये 0.5 के बाद इसको 0.6 लेम्डा होना चाहिए, 0.7, बट इट इज इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है जीरो से. इसका मतलब है कि पहले हमने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो यू आर राइट कि ये अलग से हम फाइंड करेंगे. तो 0.5 माइनस 0.25, ये आपके पास हो गया 0.25. इस 0.25 में फिर हम ये ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक जो कि इसके बराबर है. इसमें आप ऐड कर दें 0.175. तो क्या आंसर आएगा जी इससे? 0.425. 0.405 जो अब मैंने पहले भी आपको एग्जैक्ट, आप लोग 0.4 कह रहे थे, मैंने कहा कि एग्जैक्ट आंसर ये है, तो ये आपके पास वो आंसर आ गया. So that is another mistake that most of the student make के ये इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आंसर उनके पास नेगेटिव होता है, और फिर वो कहते हैं कि सर ने तो बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, ये तो मैं सही आंसर फाइंड किया हुआ था. So this is how you can design any single stub matching network. अब इसमें एक थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ. हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं और मैं ये कहूं कि आप लोगों ने शॉर्ट सर्किट स्टब के बजाय ओपन सर्किट स्टब यूज करना है. तो आपके ख्याल में सोल्यूशन में कहाँ पे चेंज आएगा? सर भी स्टार्ट लेफ्ट साइड से लेंगे सर. सर लेफ्ट साइड से स्टार्ट. नहीं, ये जो सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं जिसके दो पैरामीटर्स हैं, एक डी है और एक एल है. तो जब आप सेम प्रॉब्लम में सिर्फ अगर आपको ये कहा जाए कि आपने शॉर्ट सर्किट स्टब की मदद से नहीं बल्कि ओपन सर्किट स्टब की मदद से एक सर्किट को मैच करना है, तो आपके ख्याल में चेंज कहाँ पे आएगा? एल में चेंज. यस, सो तो इसका मतलब है कि डी रिमेन द सेम. डी में तो कोई चेंज नहीं आएगा. डी का ताल्लुक तो
स्टब के ओपन सर्किटेड या शॉर्ट सर्किटेड होने से नहीं है। डी का ताल्लुक तो ये है कि ट्रांसमिशन लाइन पे एक ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जिसका रियल पार्ट जो है वो Z0 के बराबर होना चाहिए या रियल पार्ट Y0 के बराबर होना चाहिए, अगर तो शंट की हम बात करें। सो इट मीन्स ऑल वी नीड टू डू इज कि अगर हम शॉर्ट सर्किट स्टब्स लेट्स से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओपन सर्किट स्टब्स रेडीली अवेलेबल है, तो फिर हमें L को फाइंड करना होगा कि L की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो L विल चेंज, बट द क्वेश्चन इज कि L को हम फाइंड कैसे करेंगे? कि आपके जो हम शॉर्ट सर्किट के लिए जो स्मिथ चार्ट टेक्निक यूज कर रहे थे उसमें क्या चेंज आएगा जी? कैन एनीवन कमेंट ऑन दैट? क्या चेंज आएगा आपके ख्याल में? वही प्रॉब्लम है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ। सोल्यूशन वन में क्या करना था? सोल्यूशन वन में हमारे पास स्टब के हवाले से क्या रिजल्ट था कि स्टब हैज टू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना था स्टब में? पहले केस में -J1.47 था कि 48 था? लेट्स 48 सर 48, ठीक है। और सोल्यूशन टू में क्या रिजल्ट था कि स्टब has to provide +J1.48, ऐसे ही था। यस सर ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने शॉर्ट सर्किट के बजाय ओपन सर्किट स्टब यूज करने हैं और उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टब स्मिथ चार्ट टेक्निक में हमें कौन सा पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा? कौन सा पॉइंट? ओपन सर। ओपन सर्किट पॉइंट। यस, Open ओपन circuit. सर्किट पॉइंट कहाँ पे है? सर लेफ्ट में। लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप यहाँ पे आ जाएंगे और ये आप इसको ये पॉइंट, इस पॉइंट को मेक श्योर कि हम इसको मैं Y ओपन सर्किट के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दिस इज व्हाट यू आर आल्सो सपोज टू मार्क ऑन योर स्मिथ चार्ट। अब ये पॉइंट हमारे पास आए, ठीक है। अब हम अगेन उसी तरीके से वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल पे मूव करेंगे, और इस केस में अगेन वी डोंट नीड टू ड्रॉ इट, बट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि एक्चुअली जो मूवमेंट कर रहे हैं हम VSWR सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये हमारा, अब इसको कह सकते हैं कि वो पॉइंट है, ये सेंटर है, तो जब आप कंपास की मदद से बनाएंगे तो ये आपके पास ये VSWR सर्कल है, बट वी डोंट नीड टू ड्रॉ इट। हमने सिर्फ मूवमेंट के लिए इसको यूज करना है और इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो सोल्यूशन वन में जिसमें स्टब ने इतनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो जब आप मूवमेंट करेंगे, आप मूवमेंट जब करेंगे तो आप इस पॉइंट से होते हुए आप पूरा यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। यू नो कि ये जो आपके पास डिफरेंट इस जगह पॉइंट्स हैं ये सारे पॉजिटिव, सो यू शुड बी मूविंग ऑल द वे। और कहाँ पे आके हम रुक जाएंगे? कहाँ पे आके रुकेंगे? जहां पे हमें क्या मिल जाए, दिस वन। इस जगह पे वैल्यू कितनी है? -1.4, ठीक है, 48 48। यस, तो ये जो मूवमेंट हमने की है यहां से यहां तक है, ये आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी है। कितनी है जी? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? 0.345 0.345 लैम्डा करेक्ट है जी। बाकी लोगों के पास भी इसी की तरह की रीडिंग आ रही है जी? यस सर ओके, इस तरीके से सेकंड सोल्यूशन में जिसमें स्टब ने इतनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी है, इस केस में L की वैल्यू क्या आएगी? और आप मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ से आपने मूवमेंट स्टार्ट की, लेट मी यूज द कलर, यस, यहाँ से आपने मूवमेंट स्टार्ट की, इस सर्कल के ऊपर आप मूव कर रहे हैं और कहाँ पे आके आप रुक जाएंगे?
0.15 प्लस यहाँ J1.4 यहाँ पे ठीक हो गया। और इसके लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.155 155 लैम्डा। ये हो गया। क्लियर है जी? एनी कंफ्यूजन regarding single stub matching network? No, sir. No, sir. Okay. Now, अच्छा, मैंने आपको मेंशन किया था कि एल के हवाले से तो मैंने दोनों मेथड्स को डिस्क्राइब कर दिया है। सो लेट मी कंप्लीट टुडेज लेक्चर। सो सिंगल स्टब मैचिंग नेटवर्क डिजाइन प्रोसेस में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं। सिंगल स्टब मैचिंग नेटवर्क, तो हमारे पास जो दो डिजाइन पैरामीटर्स हैं, एक हमारे पास डी है और दूसरा हमारे पास एल है। एल को मैंने आपको स्मिथ चार्ट टेक्निक भी बता दी है और स्मिथ चार्ट मेथड एज वेल एज मैंने एनालिटिकल टेक्निक भी आपको बता दी है कि अगर आपको एल फाइंड करना हो स्मिथ चार्ट मेथड से या एनालिटिकल इक्वेशन की मदद से, तो ये दोनों मैं कवर कर चुका हूँ। डी के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्मिथ चार्ट टेक्निक बता चुका हूँ कि स्मिथ चार्ट से आप कैसे फाइंड करेंगे कि किस जगह पे स्टेप लगाना है। एनालिटिकल टेक्निक मैंने मेंशन नहीं की, तो वो भी थोड़ा सा मैं ब्रीफली मेंशन कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो कि अगर मुझे स्मिथ चार्ट नहीं यूज़ करना, इक्वेशन से एनालिटिकल टेक्निक से डिफाइन करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। And also I need to share the attendance link with you. So चैट विंडो में मैंने आज के लेक्चर की अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, तो आप मार्क कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस। Okay, so let's talk about the analytical method to find D. So let me draw the circuit with respect to which मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हम D कैसे फाइंड कर सकते हैं। So irrespective के अगेन क्या आप स्टब को सीरीज में लगा रहे हैं या शंट में लगा रहे हैं, वो आप देख लेंगे इसको खुद ही। मैं सिर्फ इस वक्त डी की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने डी फाइंड करना हो कि स्टब को लगाना किधर है, ये हम एनालिटिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि डी जहाँ हम स्टब लगाते हैं, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है। वी नो कि इस पॉइंट का जो बिहेवियर है वो हमें पता है कि अगर हम इम्पिडेंस फॉर्म में देखें, तो अगर हम इम्पिडेंस कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे बिहेवियर ये होना चाहिए कि रियल पार्ट जो है वो Z0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जिस तरह मैं कह रहा था कि या ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एडमिटेंस मोड में इसको देखें, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का रियल पार्ट Y0 के बराबर हो
और इमेजिनरी पार्ट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन के ये जो x है या b है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज समथिंग वी नो ऑलरेडी कि d के लिए ये कंडीशन जरूरी है। ठीक हो गया। नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे कि यहाँ पे इम्पिडेंस कितनी है। ठीक है, इस जगह पे अगर मैं if I stand over here and if I look towards load तो यहाँ पे इम्पिडेंस कितनी होगी। सो हम इसको इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप इसको अगर ब्रेक डाउन कर लें कि एक्चुअली हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ d है। मैं इसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ इस जगह पे है तो इसके हिसाब से ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे लोड लगा हुआ है और इस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस z है और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि z कितना होगा। सो इस तरह की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसको हम ट्रांसमिशन लाइन जो इक्वेशन हमने डेवलप की हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, जनरल इक्वेशन ये है। जनरल इक्वेशन वो है कि अगर हमने इसको नॉर्मली हम Zn कहते हैं। सो Zn इज इक्वल टू Z नॉट ZL प्लस J Z नॉट टेंजेंट बीटा L divided by Z नॉट प्लस J ZL टेंजेंट बीटा L। ये इक्वेशन है जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो द ओनली डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है वो ये है कि इसको L की बजाय हम इसको क्योंकि अब D कह रहे हैं तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा D हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है कि ये जो ZL है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लोड है, जिस तरह भी हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी, इसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी भी पार्ट भी होगा। तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि ये ZL जो है वो इक्वल है RL प्लस JXL। ठीक है, RL जो है रोड का रियल पार्ट है और इमेजिनरी XL जो है इसका नेगेटिव पार्ट। सो बेस्ड ऑन दैट मैं अब इसको इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि Z जो है ये इक्वल होगा टू Z नॉट। ओके, और ZL की जगह मैं लिखूंगा RL प्लस JXL प्लस JZ नॉट और यहाँ पे आप लिख देंगे टेंजेंट बीटा D डिवाइडेड बाय Z नॉट प्लस J एंड एज बिफोर ZL को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इन दिस फॉर्म and then tangent beta. Now, as before जिस तरह मैंने कहा था कि हमने आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, इसको फिर आप खुद देख लेंगे। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ये टेक्निक समझ आ जाए कि यहाँ पे इम्पिडेंस की जो एक्सप्रेशन है वो ये है। इफ आई एम इंटरेस्टेड कि जहाँ मैंने स्टब लगाना है वहाँ पे इम्पिडेंस कितनी होगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यू कैन क्लियरली सी कि ये जो आपके पास इसको जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको अगर आप वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये इसका जो एंड रिजल्ट है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ठीक है, हमने जो रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि स्टब हम जब लगाएंगे जिस जगह पे आई थिंक दैट इज इन द प्रीवियस सेशन
हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जहां हमने स्टब लगाना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे इम्पिडेंस का रियल पार्ट क्या होना चाहिए, Z0 होना चाहिए, यस। और इमेजिनरी पार्ट अगेन प्लस माइनस, जो उसको मैं प्लस फॉर्म में लिख लेता हूँ, बट वी नो कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप इस इक्वेशन को, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आपने क्या करना है कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करना है। सो लेट मी राइट इट डाउन, split the right hand side into real and imaginary parts। ठीक, जब आप ये काम कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे कि इसके राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, जिसका जो रियल पार्ट आपके पास है, उस रियल पार्ट को किसके इक्वेट कर, किसके इक्वल आप कर देंगे, Z0 की। So let me write it down. Then equate the real part to Z0. And then solve for D। आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन में आपके पास ऑफ कोर्स, लेट मी फर्दर क्लियरफाई, आपके पास जो इस इक्वेशन में जब आप इसको रियल पार्ट करेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपके पास डी जो है, इट्स नॉट सेपरेट, इट इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट बीटा डी। जब आप इसको फर्स्ट उसमें करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया कि आपने इसको बीटा डी के लिए सॉल्व करना है, लेकिन अल्टीमेटली पहले आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास पहले रिजल्ट आएगा टेंजेंट बीटा इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और इससे फिर आप d इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि बीटा d इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स समथिंग। इससे फिर आपके पास d आ जाएगा। बीटा वी ऑलरेडी नो कि ये 2 पाई बाय लेमडा के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास इस तरह का रिजल्ट आएगा, लेमडा बाय 2 पाई टेंजेंट इनवर्स। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ d, जो मैं आपको कह रहा था कि एनालिटिकली आप कैसे फाइंड करेंगे। सो मेक श्योर कि इसको आप प्रैक्टिस कर लें। बुक में आपको इसकी वो मिल जाएगी डिटेल, एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो फिर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बट जो प्रोसीजर है वो मैंने आपके सामने आउटलाइन कर दिया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वक्त, अदरवाइज तो ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है कि आपने एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और उसको रीअरेंज करना है। बट द मेथडोलॉजी इज द सेम, जो स्मिथ चार्ट मेथड है वही मेथड है कि डी के लिए हमारा क्राइटेरिया यही है कि एक ऐसा पॉइंट हमने ढूंढना है जहां पे ये बिहेवियर मिल जाए। सो इसको हमने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ डी है तो यहाँ पे इम्पिडेंस कितनी होगी, तो उसके लिए मैंने ये रिजल्ट यूज किया है, और फिर इसको मैंने कहा है कि इसका जो रियल पार्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो Z0 के बराबर। सो वंस यू स्प्लिट दिस इन द राइट हैंड साइड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो फिर आपने जो रियल पार्ट आपके पास आया होगा उसको आपने इक्वेट कर देना है टू Z0, और इससे आपके पास फिर डी आ जाए। Any confusion in this whole process? No, sir. Yes. Now, I will talk about this impedance matching circuit in detail in the next lecture, but उसके लिए थोड़ा सा मैं पहले से एक बैकग्राउंड हम बना लेते हैं। The next matching circuit जो हम पढ़ेंगे, जी अरशद अली आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्या है जब हम इम्पीडेंस मैचिंग पैरेलल से फर्क कर सकते हैं तो सीरीज की क्या जरूरत है? थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक डाउन हो गई शुरू में, थोड़ा सा रिपीट करें। व्हाट इज द क्वेश्चन?
सर हम पैरेलल से फाइंड कर सकते हैं मैचिंग, तो सीरीज की क्या जरूरत? हम पैरेलल से क्या फाइंड कर सकते हैं? अगेन अब मेरे पास आपके पास चॉइस है कि आप स्टब को सीरीज में भी लगा सकते हैं, शंट में भी लगा सकते हैं। कुछ सर्किट में सीरीज में लगाना आसान होता है, कुछ सर्किट में शंट में लगाना आसान होता है। तो उसके बेस के ऊपर आप अकॉर्डिंगली वो डिजाइन सेलेक्ट करेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करना आसान। यही क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? यस सर। Okay. If you refer back to my first lecture on impedance matching circuit, उसमें आपको इसका डिटेल वो मिल जाएगी जब मैंने कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट अवेलेबल हैं, तो हम उन आउट ऑफ मेनी चॉइसेस आप कौन सा सर्किट सेलेक्ट करेंगे, तो उस वक्त मैंने इसके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की थी। तो अगर आप वो थोड़ा सा दोबारा से देख लें तो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो डबल स्टब मैचिंग नेटवर्क जो हमने डिटेल में इसका डिज़ाइन मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद सिंगल स्टब, जिसकी वजह से हमें ऑफ कोर्स इसके नाम से भी आपको क्लियर है कि इसमें हम 2 स्टब्स यूज करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज देयर इज लिमिटेशन ऑफ सिंगल स्टब मैचिंग सर्किट। Limitation of single stub matching network, और वो ये है कि जो हमारे पास सिंगल स्टब में दो डिजाइन पैरामीटर्स हैं, एक डी है और एक एल है। ठीक है, ये इसके डिजाइन पैरामीटर जो हम फाइंड कर चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। इसमें प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो डी के हवाले से है, जो पोजीशन ऑफ स्टब है। अगर आपका लोड चेंज हो जाए, आपको एक पहले मैं इसको अगर स्टेप बाय स्टेप को डिफाइन करूं कि यू आर गिवन सम लोड एंड यू आर आस्क्ड टू मैच इट विद द सिस्टम। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन जो अभी हमने से की है, ये कैलकुलेशन के बेस के ऊपर आपने फाइंड कर लिया कि इस जगह पे अगर आप स्टब लगा दें, इतने लेंथ का स्टब लगा लें, तो आपका सर्किट मैच हो जाएगा। नाउ ड्यू टू सम रीजन आपके सर्किट चेंज हो गया, आपका लोड चेंज हो गया। अब जब लोड चेंज हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको दोबारा से नए सिरे से फाइंड करना होगा कि इस न्यू लोड के लिए स्टब कहाँ लगाना है। तो आपको दोबारा से जो स्टब आपने पहले एक जगह पे लगाया था उसको वहां से हटाना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। अब ये जो काम है, इट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट फिजिबल। वी डोंट वांट कि हमारा लोड चेंज हो जाए और हमें बार बार स्टब को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाना पड़े। लेकिन अगर आपने सिंगल स्टब मैचिंग सर्किट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो with change in load we have to connect stub to new position। अब जारी बात है कि स्टब न्यू पोजीशन पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि उसकी लेंथ भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज के लेंथ ऑफ स्टब को चेंज करना इज नॉट दैट क्रिटिकल, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। लेंथ ऑफ स्टब हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टब की पोजीशन चेंज करना जो है ये एक आप कह सकते हैं कि नॉट फिजिबल, नॉट रिकमेंडेड। ओके, सो this is not feasible, or you can say recommended। so what to do अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की है कि जिस सर्किट को हम हमने डिजाइन किया है, जिसको हमें मैच करना है, उसमें लोड की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, लोड चेंज हो रहा है। सो फॉर changing, or you can call it varying loads, it is better to design
double stub matching network. In this network, even if load changes, we don't need to change position of stubs. We just need to change length of stub. And as I've mentioned कि length of stub को change करना जो है, it's not an issue. ठीक है, so double stub use करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा लोड चेंज भी हो जाए, पोजीशन ऑफ स्टब को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, and that is the advantage of using double stub. So let me draw the circuit, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिजाइन भी करेंगे. So अगर हमने डबल स्टब मैचिंग नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना हो in a diagram, in a figure, so there are two possibilities again. जिस तरह सिंगल स्टब में हम स्टब को सीरीज में भी लगा सकते हैं, शंट में भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू आवर एप्लीकेशन कि हमारे सर्किट में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में स्टब लगाना आसान है. सो अगर हम स्टब को शंट कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे तो ये पॉसिबल सर्किट होगा. सो डबल स्टब में, एंड इट इज आल्सो बेटर कि अगर हम शंट में स्टब लगा रहे हैं तो फिर इट्स बेटर कि हम लोड को एज बिफोर को लोड को इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको वाई कहेंगे. ठीक है. नाउ स्टब, जो दो स्टब हमें लगाने हैं वो आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टब आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, बट इट इज आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि फर्स्ट स्टब को हमेशा लोड के साथ हम लगाते हैं. ठीक है. तो जहां पे लोड है इसी जगह पे मैं एक स्टब लगा दूंगा. ठीक है. और इस स्टब का लेंथ को मैं L1 से रिप्रेजेंट करूंगा और मैं कहूंगा कि ये जो मैंने किया हुआ है ये मेरे पास स्टब नंबर 1. और अगेन जिस तरह हम कह चुके हैं कि स्टब ओपन सर्किट भी हम यूज कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट भी यूज कर सकते हैं. तो इसके जो इस एंड को हम इट इज अप टू अस कि हम ओपन सर्किट स्टब यूज कर रहे हैं या शॉर्ट सर्किट. तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने इंक्लूड कर ली हैं. और एज आई एक्सप्लेन कि ये स्टब मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है, लोड पोजीशन पे, जहाँ पे लोड है उसी जगह पे लगा दिया है. बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल डिजाइन, आप इस स्टब को किसी और जगह भी लगा सकते हैं. ठीक है. बट वंस यू कनेक्ट योर स्टब, तो जो दूसरा स्टब है वो आप फिक्स पोजीशन पे लगाएंगे. ठीक है. तो मैं दूसरे स्टब को लेट से यहाँ से लगा लेता हूँ, एंड आई विल टेल यू कि ये किस डिस्टेंस के ऊपर हम यूज करते हैं. तो ये आपके पास स्टब नंबर 2 हो गया. ये ओपन सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है. तो ये आपके पास स्टब नंबर 2. ये जो स्टब के दरमियान डिस्टेंस है D, ये हमेशा हम फिक्स रखते हैं. ये एक फिक्स डिस्टेंस होगा. तो इररिस्पेक्टिव के लोड की क्या वैल्यू है, डिस्टेंस इनका हमेशा फिक्स होगा. तो अगर आप स्टब नंबर 1 को लोड पे नहीं लगाते, किसी और जगह पे लगाते हैं, लेट से यहाँ पे लगाते हैं स्टब नंबर 1 को, फिर आपको स्टब नंबर 2 को किसी और जगह पे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. बट ये जो D मैंने फिक्स लिखा हुआ है, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस हम यूज करते हैं. तो स्टैंडर्ड है D को या तो हम λ/8 रखते हैं या हम D को 3 λ/8 रखते हैं. ठीक है. बट थ्योरेटिकली ये D कुछ भी हो सकता है. ठीक है. बट फ्रॉम
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये वो डिस्टेंस है जिस पे अगेन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन परफॉर्म्ड, और ये डिस्टेंस अगर हम यूज करें या ये यूज करें, इससे हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिलती है। ठीक है, सो दिस इज L2। इसका मतलब ये है कि जस्ट टू कंक्लूड दिस इज, अगर जब भी हम डबल स्टब डिजाइन करेंगे तो हमारे डिजाइन पैरामीटर्स L1 है जो कि लेंथ ऑफ स्टब नंबर 1 है, और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास L2 है जो कि रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ स्टब नंबर 2। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डबल स्टब मैचिंग सर्किट के डिज़ाइन स्टेप्स को देखेंगे तो हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि हमने L1 और L2 को फाइंड करना है। सिंगल स्टब में हम D और L फाइंड कर रहे थे, D डिस्टेंस था, L लेंथ था। इस केस में D जो है वो फिक्स है, सो वी डोंट नीड टू फाइंड इट, ऑल वी नीड टू फाइंड इज L1 L। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने सीरीज में स्टब्स को लगाना है, सो इट्स बेटर कि हम लोड को रिप्रेजेंट करें बाय इट्स इम्पिडेंस। सो हम एक स्टब यहाँ पे लगा देंगे, और फिर D फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, सॉरी यहाँ पे हम एक यहाँ पे आपके पास ये L1 है और ये आपके पास L2। ये आपके पास स्टब नंबर 1 हो गया और ये आपके पास स्टब नंबर 2 हो गया। तो ये आपके पास सीरीज कॉन्फ़िगरेशन हो गई और ये आपके पास शंट कॉन्फ़िगरेशन। Okay, so that's it for today's lecture. You can always post any question on the Google Classroom. So डबल स्टब को फिर हम कैसे डिजाइन करते हैं और ये किस तरीके से सर्किट को मैच करता है, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So thank you very much. Okay, sir. See you next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.